नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। दोस्तों, क्या गलवान और तवांग में चाइना सिर्फ भारत की जमीन हड़पने आ रहा है, या फिर माओ से तुंग की वो खौफनाक और अधूरी तलाश शी जिनपिंग आज भी पूरा कर रहे हैं? आखिर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के ठीक उसी हिस्से में चाइना क्यों घुसपैठ करता है जहां हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर ज्ञानगंज के रहस्यमयी दरवाजे बताए गए? लद्दाख के कोंगला पास के पास में ऐसा क्या है कि वहां ना तो भारतीय सेना गश्त करती है और ना ही चाइनीज सेना? दोनों देशों की सरकारों के बीच में वहां छिपे विशाल अंडरग्राउंड एलियन बेस को लेकर के ऐसा कौन सा अनकहा समझौता है जिसे पूरी दुनिया से छिपाया जा रहा है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी बर्बाद हो रहा था, तब एडोल्फ हिटलर अपनी सबसे क्रूर खुफिया सेना एहने नर्बे को हथियार बनाने की जगह तिब्बत के बौद्ध मठों में शंभाला का दरवाजा खोजने क्यों भेजा था? जब स्वामी विशुद्धानंद ने ज्ञानगंज के सूर्य विज्ञान का इस्तेमाल करके महज सूरज की किरणों से एक सूखी रुई को जिंदा और महकते गुलाब के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, वो विज्ञान आज किस तिजोरी में कैद है? अगर ज्ञानगंज हिमालय में ही है तो आज तक कोई भी सेना, ट्रैकर या ड्रोन उसे क्यों नहीं खोज पाए? दोस्तों, ये सवाल किसी साइंस फिक्शन फिल्म के डायलॉग नहीं हैं, ये वो कड़ियां हैं जो भारत के प्राचीन इतिहास, आधुनिक क्वांटम फिजिक्स, नासा की डीप स्पेस रिसर्च और चाइना की खूंखार जियोपॉलिटिक्स को एक साथ जोड़ती है। आज हम जिस रहस्य की जड़ों को उधेड़ने जा रहे हैं वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा कवर अप है। एक ऐसा सच जिसे सोवियत रूस की केजीबी से लेकर के अमेरिका की सीआईए और नाजी जर्मनी की एसएस तक ने खोजने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो खाली हाथ लौट गए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शांग्रीला, शंभाला, सिद्धाश्रम या फिर ज्ञानगंज की। एक ऐसी जगह जो धरती पर मौजूद होते हुए भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, शांग्रीला शब्द पहली बार 1933 के अंदर ब्रिटिश लेखक जेम्स हिल्टन के उपन्यास लॉस्ट होराइजन के अंदर दुनिया के सामने आया था। उपन्यास के अंदर इसे तिब्बत के कुनलुन पहाड़ों के पीछे छिपी एक रहस्यमयी, सुंदर और जादुई घाटी बताया गया है, जहां के लोग सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते हैं, जहां कोई बीमारी नहीं होती और जहां दुनिया भर का प्राचीन ज्ञान सुरक्षित रहता है। लेकिन जेम्स हिल्टन ने ये कॉन्सेप्ट खुद नहीं गढ़ा है। शांग्रीला वास्तव में तिब्बती बौद्ध धर्म के शंभाला और हिंदू धर्म के ज्ञानगंज की अवधारणा का एक वेस्टर्न वर्जन है। दोस्तों, भारतीय सभ्यता में इसी तिब्बती या फिर चाइनीज धारणा से हजारों साल पहले ही ग्रंथों के अंदर इसे दर्ज किया जा चुका है। भारत में इसे मुख्य रूप से ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और कलापा के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण और कल्कि पुराण के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कलियुग के अंत के अंदर जब धर्म का पतन होगा, तब शंभाला नामक ग्राम से भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि जन्म लेगा। रामायण और महाभारत में सिद्धाश्रम का जिक्र आता है। इसे हिमालय के उत्तर में स्थित एक गुप्त स्थान बताया गया है, जहां सिद्ध योगी, ऋषि और मुनि हजारों वर्षों से समाधि में लीन हैं और अदृश्य रूप से दुनिया के आध्यात्मिक संतुलन को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, भागवत पुराण के अंदर कलापा नाम से एक गुप्त गांव का जिक्र है, जहां इक्ष्वाकु और पौरव वंश के महान राजा आज भी योग बल से जीवित हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर ये जगह भारत के इतना करीब है तो हमें ये दिखती क्यों नहीं है? तो इसका सबसे पहला और सबसे प्रामाणिक जवाब हमें महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अंदर मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद में जब पांडवों ने हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा शुरू की थी, जिसे स्वर्गारोहिणी कहा जाता है, तो उनका लक्ष्य मेरू पर्वत तक सशरीर पहुंचना था। आज भी उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ से आगे माणा गांव, वसुधारा जलप्रपात,
संतोपंथ झील और स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर का ये रूट मौजूद है, लेकिन ये यात्रा कोई नॉर्मल माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन नहीं थी। जैसे जैसे पांडव ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे थे, द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और आखिर के अंदर भीम एक एक करके गिर करके मृत हो गए थे। इसे केवल ठंड या ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत नहीं माना जा सकता है। जब आप क्वांटम फिजिक्स को समझते हैं तो तस्वीर और भी ज्यादा क्लियर नजर आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, स्वर्गारोहिणी वास्तव में एक डायमेंशनल पोर्टल है। जब कोई इंसान एक 3D फिजिकल रियलिटी से किसी हाई फ्रीक्वेंसी या फिर हाई डायमेंशनल जोन के अंदर एंटर करता है तो उसका भौतिक शरीर उस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। द्रौपदी का पक्षपात, अर्जुन का अहंकार, भीम का पेटूपन, ये चीजें उनकी इंसानी कमियां नहीं थी, बल्कि ये उनकी चेतना की लोअर वाइब्रेशन डेंसिटी थी। जैसे ही वो स्वर्गारोहिणी के एनर्जी फील्ड के पास पहुंचे, उनके शरीर उस हाई ग्रेविटी को नहीं सह सके और वो नष्ट हो गए। केवल युधिष्ठिर सशरीर आगे बढ़ सके और उनके साथ में एक कुत्ता था। जब देवराज इंद्र वहां पे आए और कहा कि कुत्ते को यहीं छोड़ना होगा, तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया। वो कुत्ता असल में धर्म या विशुद्ध चेतना का प्रतीक था। युधिष्ठिर का सशरीर उस डायमेंशन के अंदर जाना इस बात का पक्का सबूत है कि हिमालय का वो हिस्सा आज भी एक एक्टिव सर्किट है, जहां इंसान अपने शरीर के मॉलिक्यूल्स को लाइट में कन्वर्ट करके दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्राचीन भारतीय विज्ञान से चाइना का क्या लेना देना है? क्यों चाइना हिमालय की चोटियों पर इतना एग्रेसिव है? सतह पर देखने में दोस्तों लगता है कि चाइना एक कम्युनिस्ट और नास्तिक कंट्री है, जिसे धर्म या फिर रहस्यवाद से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है। चाइना की शंभाला की खोज की भूख माओ त्से तुंग के जमाने से स्टार्ट होती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह हमेशा से अमर होना चाहते थे। चाइना के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने अपना पूरा खजाना अमरता के अमृत की खोज के अंदर लुटा दिया था। माओ खुद को उसी का वंशज मानते थे। दोस्तों, अपनी आखिरी जिंदगी के अंदर यानी आखिरी सालों के अंदर माओ त्से तुंग मौत से बहुत ज्यादा खौफजदा थे और ताओवादी कीमिया का सहारा लिया करते थे। दोस्तों, चाइनीज एलीट क्लब को अच्छे तरीके से पता है कि तिब्बती और भारतीय ग्रंथों के अंदर शंभाला एक ऐसी जगह है जहां टाइम डायलेशन काम करता है, जहां समय रुक जाता है। माओ त्से के लिए शंभाला कोई पूजा पाठ की जगह नहीं थी, बल्कि बायोलॉजिकल रिवर्सल और अमरता हासिल करने की एक टॉप सीक्रेट लैब थी। इसी लालच में 1950 में माओ के आदेश पर चाइनीज फोर्सेज ने तिब्बत के ऊपर क्रूर अटैक किया था। दुनिया को लगा कि चाइना को बफर स्टेट और पानी चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक डार्क ऑकल्ट एजेंडा था। पीएलए ने तिब्बत के 6000 से ज्यादा बौद्ध मठों को तोड़ा जरूर, लेकिन उन्होंने वहां रखी प्राचीन पांडुलिपियों, कालचक्र तंत्र के दस्तावेजों और टेरमा यानी कि शंभाला के छिपे हुए नक्शों को जलाया नहीं। वो सारे दस्तावेज ट्रकों में भर करके बीजिंग लेकर के चले गए। चाइनीज सेना ने टुम्मो मेडिसिन करने वाले लामाओं को बंदी बनाया और उन पर भयानक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए, ताकि उनके शरीर के तापमान को कंट्रोल करने की कला को चाइनीज सेना के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग किया जा सके। चाइना की ये बेचैनी आज भी शी जिनपिंग के दौर में भी खत्म नहीं हुई है। आप जरा भारत चाइना बॉर्डर के ऊपर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मैप को गौर से देखेंगे तो चाइना जिन जगहों के ऊपर सलामी स्लाइसिंग करता है वो कोई रैंडम पहाड़ नहीं है। 1962 के युद्ध में चाइना अरुणाचल प्रदेश से पीछे जरूर हट गया, लेकिन उसने अक्साई चीन पर कब्जा नहीं छोड़ा, क्योंकि ताओवादी और तिब्बती ग्रंथों के अनुसार शंभाला का उत्तरी प्रवेश द्वार कुन-कुन पहाड़ियों के अंदर मौजूद है और अक्साई चीन उसी कुनलुन रेंज का हिस्सा है। वहां चाइना ने आज भारी ग्राउंड टनल और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, जहां वो डीप अर्थ रडार से उन डायमेंशनल पोर्टल को खोज रहे हैं। इसी तरह उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर के अंदर चाइनीज सेना बार बार घुसपैठ करती है। मिलिट्री स्ट्रेटजी के हिसाब से बाराहोती का चाइना के लिए कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल ज्योग्राफी के हिसाब से बाराहोती नंदा देवी, संतोपंथ और स्वर्गारोहिणी एक्सेस के ठीक पीछे मौजूद है, जिसे भारत के अंदर ज्ञानगंज का मुख्य क्षेत्र माना जाता है।
खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पीएलए के सैनिक वहां आते हैं, जमीन के सैंपल्स लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैनिंग करते हैं और वापस से ले जाते हैं। वो वहां पर जमीन नहीं बल्कि ज्ञानगंज के एनर्जी ग्रिड को मैप करने आते हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग और उसके आसपास के इलाकों को तिब्बती संस्कृति के अंदर बेयूल कहा जाता है। बेयूल का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के छिपे हुए प्रवेश द्वार। चाइना अरुणाचल प्रदेश को इसलिए दक्षिण तिब्बत कहता है क्योंकि उसे लगता है कि इन बेयूल घाटियों के अंदर उसे अमरता की जड़ी बूटियां और वो असीमित एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। आज भारत सरकार और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स जिस तरह से चाइना को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा गेम बदल दिया है। दौलत बेग ओल्डी रोड से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के अंदर 13,000 फीट की हाइट पर बनी सेला टनल और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आखिरी गांव को देश का पहला गांव बनाने की नीति, ये सिर्फ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का डिक्लेरेशन है। भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव नीति के ऊपर काम करने लग गया है। गलवान और तवांग में भारतीय सेना ने चाइना की पीएलए को जिस तरह से फिजिकली डोमिनेट किया है, उसने बीजिंग को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि भारत अपनी स्पिरिचुअल और फिजिकल जियोग्राफी से 1 इंच हिस्से पर भी किसी नापाक इरादे को कामयाब नहीं होने देगा। चाइना शंभाला के नैरेटिव के ऊपर कब्जा करना चाहता है। 2001 में चाइना ने अपने यूनान प्रांत के डोंग डियर शहर का नाम बदल करके ऑफिशियल तौर पर शांग्रीला सिटी रख दिया है, ताकि दुनिया को लगे कि असली शांग्रीला चाइना के अंदर मौजूद है। वो भविष्य में दलाई लामा के अपॉइंटमेंट को कंट्रोल करना चाहता है। हाल ही में चाइना ने तिब्बत के पहाड़ों में दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाई है। ऑफिशियली ये डार्क मैटर डिटेक्ट करने के लिए है, लेकिन दोस्तों जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि ये हिमालय की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को टैप करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अब दोस्तों इस पूरी कहानी को विज्ञान के चश्मे से देखते हैं, क्योंकि आज का यूथ सिर्फ कहानियों पर यकीन नहीं करता, उससे फैक्ट चाहिए। सबसे पहला सवाल दोस्तों जो दिमाग में आता है वो ये कि आज जब हमारे पास में सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन्स हैं और गूगल अर्थ जैसी टेक्नोलॉजी है, तो ज्ञानगंज या फिर शांग्रीला आज तक मैप के ऊपर क्यों नहीं दिखते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों हम इंसान एक 3D दुनिया के अंदर रहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके अंदर टाइम को चौथे डायमेंशन के रूप में जोड़ा है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स खास करके स्ट्रिंग थ्योरी मानती है कि इस ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस मौजूद हैं। ज्ञानगंज 3D दुनिया का हिस्सा नहीं है। ये हिमालय की उसी भौगोलिक लोकेशन पर मौजूद है, लेकिन ये चौथे या फिर 5वें डायमेंशन के अंदर वाइब्रेट कर रहा है। इसे दोस्तों ऐसे समझिए कि एक ही कमरे के अंदर 93.5 FM और 98.3 FM दोनों की तरंगे मौजूद हैं, वो टकराती नहीं हैं। आप रेडियो को जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करेंगे आपको वही सुनाई देगा। हमारे सैटेलाइट्स, रडार्स, स्कैनर्स और ड्रोन्स केवल 3D रियलिटी को देखने के लिए प्रोग्राम्ड हैं, वो हाई डायमेंशन को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हिमालय के कुछ खास क्षेत्रों के अंदर भारी मैग्नेटिक एनोमली पाई जाती है। वहां का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो लाइट वेव यानी प्रकाश की किरणों को बैंड कर देता है। जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के सैटेलाइट के कैमरों के अंदर नहीं जाती तो वो इस जगह इनविजिबिलिटी को शो कर देते हैं। इसे विज्ञान के अंदर ऑप्टिकल कैमोफ्लेज कहा जाता है। जब गूगल अर्थ का एआई ऐसे घने बादलों और रडार ब्लाइंड स्पॉट्स को स्कैन नहीं कर पाता है तो उसका एल्गोरिदम वहां आसपास के पत्थरों की डमी इमेज चिपका देता है। यानी आप स्क्रीन पर जो पहाड़ देख रहे हैं वो शायद वहां है ही नहीं। नासा की ताजा रिसर्च इस बात को और ज्यादा पुख्ता करती है। दोस्तों नासा ने अंतरिक्ष के अंदर मैग्नेटिक पोर्टल्स या एक्स पॉइंट्स की खोज की है। ये ऐसे छिपे हुए पोर्टल्स हैं जो खुलते और बंद होते हैं और पलक झपकते ही ऊर्जा को लाखों किलोमीटर दूर भेज देते हैं। हिमालय पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का सबसे ताकतवर जंक्शन है। अगर अंतरिक्ष में पोर्टल बन सकते हैं तो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हिमालय के
टेक्टोनिक फ्रैक्शन जोन के अंदर भी लोकल मैग्नेटिक पोर्टल्स बन सकते हैं। शांग्रीला कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इन्हीं पोर्टल्स के बीच छिपी एक मल्टीवर्स ओवरलैप की दुनिया हो सकती है। नासा के जेम्स वेब और हबल टेलीस्कोप बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो फिर हिमालय की एक छोटी सी घाटी का इस डार्क मैटर से बने हाई डायमेंशन में होना विज्ञान के खिलाफ कैसे हो सकता है? जब हम अमरता की बात करते हैं तो मॉडर्न बायोलॉजी भी अब ज्ञानगंज के दावों के साथ में घुटने टेक रही है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने हिमालय के बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर टुम्बो मेडिसिन की रिसर्च की है। उन्होंने क्लिनिकली साबित किया है कि ये योगी शून्य से नीचे के तापमान में भी अपने शरीर को भट्टी की तरह गर्म रख सकते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म को 64% तक धीमा कर सकते हैं। दोस्तों, आज का एपिजेनेटिक्स और टेलोमेरेज रिसर्च बताता है कि हमारे डीएनए के सिरों पर टेलोमेयर्स होते हैं। अगर इंसान एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के अंदर रहे, उसका स्ट्रेस लेवल 0 हो और वो अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर ले, तो टेलोमेयर्स का छोटा होना रुक जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल एजिंग सस्पेंड हो जाती है। ज्ञानगंज के योगी कोई जादू नहीं कर रहे होते हैं, वो इसी एडवांस कॉस्मिक बायोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इस विज्ञान का सबसे बड़ा और लाइव सबूत भारत के पास में मौजूद है। 20वीं सदी की शुरुआत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रिंसिपल और भारत रत्न से सम्मानित विद्वान पंडित गोपीनाथ कविराज ने एक हैरान करने वाला रिसर्च पब्लिश किया। उन्होंने स्वामी विशुद्धानंद परमहंस पर कई सालों तक स्टडी की। स्वामी विशुद्धानंद जवानी के अंदर रास्ता भटक करके हिमालय के ज्ञानगंज में पहुंच गए थे और वहां 12 सालों तक तपस्या की थी। काशी वापस आकर के उन्होंने सूर्य विज्ञान का लाइव डेमो दिया था। पंडित गोपीनाथ कविराज ने अपनी आंखों से देखा और डॉक्यूमेंट किया कि कैसे स्वामी जी केवल एक छोटे से शीशे से सूरज की किरणों को कलेक्ट करते थे और उन किरणों की फ्रीक्वेंसी से एक सूखी हुई रुई के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल करके उसे पलक झपकते ही जिंदा गुलाब के फूलों के अंदर कन्वर्ट कर देते थे। उन्होंने सड़े हुए फूलों को फिर से ताजा कर दिया। स्वामी जी ने साफ कहा था कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ज्ञानगंज का सूर्य विज्ञान है, जहां एटम्स को लाइट रेंज के जरिए रीअरेंज किया जाता है। आज वो विज्ञान दुनिया की नजरों से ओझल है, क्योंकि इंसान इसका इस्तेमाल हथियारों और बर्बादी के लिए कर सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि नाजी जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने 1938 के अंदर अंस शेफर के नेतृत्व में एक पूरी एसएस टीम तिब्बत भेजी थी। दोस्तों, नाजी जर्मनियों के जासूसों को यकीन था कि शंभाला के निवासियों के पास में असीमित व्रिल एनर्जी और एंटी ग्रेविटी मशीनें हैं, जिन्हें वो विमान कहते थे। नाजी वैज्ञानिक वहां से हजारों पांडुलिपियां जर्मनी लेके गए थे। उनसे पहले 1920 के दशक में सोवियत रूस ने भी रेड शंभाला प्रोजेक्ट चलाया था, जिसका मकसद शंभाला की माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी हासिल करके दुनिया भर के अंदर कम्युनिस्ट राज स्थापित करना था। दोस्तों, रशियन साइंटिस्ट निकोलस रोरिक ने 1927 के अंदर कुनलुन और काराकोरम के पास में एक आसमान में एक विशाल चमकते हुए अंडाकार यान को देखा था, जिसे उनके तिब्बती गाइडों ने शंभाला का रक्षक बताया था। यह दुनिया की पहली डॉक्यूमेंटेड यूएफओ साइटिंग थी। अब दोस्तों, बात करते हैं हिमालय के अंदर देखी जाने वाली सबसे बड़ी पहेली की। लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक एलियन और यूएफओ के देखे जाने की जो घटनाएं हैं, वो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के सीक्रेट डॉजियर्स में भी दर्ज हैं। दोस्तों, लद्दाख का कोंगला का पास, जो भारत और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में मौजूद है, उसे भारत का एरिया 51 कहा जाता है। 2012 के अंदर आईटीबीपी की एक यूनिट ने पीएमओ और आर्मी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजी थी कि उन्होंने पेंगोंग लेक और कोंगलाका के पास में पिछले कुछ महीनों के अंदर 100 से ज्यादा यूएफओ देखे हैं। ये पीली और सफेद रोशनी वाले विशाल गोले थे, जो बर्फ की खाइयों के अंदर निकलते थे, बिना आवाज किए हवा के अंदर लंबवत मंडराते थे और फिर अचानक से 90 डिग्री के कोण पर घूम करके गायब हो जाते थे।
दोस्तों डीआरडीओ और इसरो के वैज्ञानिक भी इन यानों को ड्रोन या उल्कापिंड साबित नहीं कर पाए क्योंकि ये रडार पर नहीं आ रहे थे। स्थानीय लोगों और कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोंगलाका के नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड बेस है और दोनों देशों की सरकारों ने मौन सहमति से इस इलाके को नो गो जोन बना रखा है। इसी तरह कैलाश मानसरोवर के पास में राक्षसताल और संतोपंथ झील के इलाके के अंदर भी पर्वतारोहियों ने रिपोर्ट किया है कि रात के 2:30 बजे झील के पानी के अंदर से विशाल नीले और लाल रंग के चमकते हुए गोले बाहर निकलते हैं और कैलाश की चोटियों की तरफ जाकर के गायब हो जाते हैं। 2004 में भारत के टॉप ग्लेशियरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल कुलकर्णी ने स्पीति घाटी के अंदर एक विशाल त्रिकोणीय यान को दिन के उजाले के अंदर देखा था। दोस्तों 1962 के युद्ध में नेफा यानी कि आज के अरुणाचल प्रदेश में लड़ रहे भारतीय सैनिकों ने तस्वीरनुमा चमकते हुए यान आसमान के अंदर देखे थे। तो सवाल ये है कि ये कौन थे? क्या ये किसी दूसरे ग्रह से आए एलियन हैं या फिर एंशिएंट एस्ट्रोलॉजिस्ट थ्योरी के अनुसार ये वही प्राणी हैं जिन्हें हमारे पूर्वज देवता कहा करते थे? दोस्तों क्वांटम फिजिक्स और भारतीय योग विद्या को मिला दें तो एक बहुत ही सॉलिड थ्योरी सामने आती है। ये कोई एलियन नहीं है बल्कि ये इंटर डायमेंशनल बीइंग्स हैं या फिर ज्ञानगंज के वही सिद्ध योगी जिन्होंने सूर्य विज्ञान और प्राण विद्या से अपनी फिजिकल बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है। जब वो मानसरोवर से पर्वतारोहिणी की यात्रा करते हैं तो वे धातु के जहाजों में नहीं बल्कि प्रकाश शरीर के अंदर यात्रा करते हैं। यही प्रकाश शरीर हमें उड़ते हुए चमकते हुए गोलों या यूएफओ की तरह दिखाई देता है। वो रडार पर नहीं आते क्योंकि वो हमारे 3D दुनिया के मैटर से नहीं बने होते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि क्या अगर कोई इंसान लालच या फिर सत्ता की भूख लेकर के ज्ञानगंज की तलाश में निकलता है तो क्या होगा? तिब्बती लामाओं का दोस्तों इस मामले में कहना है कि शंभाला के चारों ओर एक अल्टीमेट साइकिक बैरियर है। क्वांटम फिजिक्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह जब तक ऑब्जर्वर की चेतना शंभाला की क्वांटम फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती तो वो जगह उसे दिखेगी ही नहीं। इसे न्यूरोसाइंस में कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस कहा जाता है। अगर किसी क्रूर सेना का सैनिक वहां पहुंच भी जाए तो वो साइकिक बैरियर उसके दिमाग की न्यूरल वायरिंग को इस कदर हिला देगा कि वो या तो पागल हो जाएगा या उस हाई वाइब्रेशन को न सह पाने के कारण उसकी जान चली जाएगी। ज्ञानगंज का दरवाजा जीपीएस से नहीं बल्कि जीरो ईगो और विशुद्ध चेतना से खुलता है। आज दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस वेपनाइजेशन की ओर से दुनिया की जो महाशक्तियां हैं वो अंधी हो चुकी हैं। चाइना तिब्बत के पठारों को एक मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल फोर्ट्रेस के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक सोच इस मामले में बहुत ही क्लियर है। भारत सिर्फ अपनी जमीन नहीं बचा रहा बल्कि भारत उस प्राचीन एशियन विजडम और कॉस्मिक नॉलेज का डिफेंडर है जिसे चाइना डिस्ट्रॉय करके वेपनाइज करना चाहता है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और ग्लोबल पोजीशनिंग आज इसी बात का प्रतीक है कि हिमालय का वो पवित्र सर्किट सुरक्षित हाथों में है। ज्ञानगंज और शांग्रीला आज भी एक जीवित प्रयोगशाला हैं जो इस बात का सबूत है कि जब विज्ञान और आध्यात्म मिलते हैं तो इंसान शरीर और मौत को भी मात दे सकता है। दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्वर्गारोहिणी के मैग्नेटिक पोर्टल्स और तिब्बती लामाओं के लाइट बॉडी में बदल जाने के पीछे अभी भी हजारों रहस्य दबे हुए हैं जो दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियों की फाइलों में कैद हैं। अब दोस्तों आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपने शांग्रीला के बारे में और क्या कुछ सुन रखा है? क्या इसके अंदर ऐसी जो बातें थी उसको जानकर के आपको क्या कुछ लगा? जरूर कमेंट के अंदर अपनी बातें कहें। नमस्कार।